नमस्कार। प्रोग्राम सवाल मेहमान से एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं एकजुट पार्टी के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर जी, इस वक्त जम्मू के अंदर इस तरह लग रहा है जैसे चुनाव आने वाले हैं, और एक पिछले 3 दिनों से होम मिनिस्टर की जो विजिट है जम्मू कश्मीर की, पहले तो मैं इससे जानना चाहूँगा कि उसको लेकर आप क्या समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर होम मिनिस्टर की विजिट का क्या असर है, क्या उनका आने का मकसद है? देखिए, अपने आने का मकसद तो उन्होंने अपनी स्पीचेस के माध्यम से भी क्लियर तौर पे नहीं बताया। यही चर्चा हो रही थी यहाँ के एक्टिविस्ट्स में भी, पॉलिटिशियंस में भी, कि क्या सोच के ये जम्मू कश्मीर में आए। आपने उनकी स्पीचेस सुनी होंगी, मुझे लगता है कि रियलिटी से कोसों दूर उनके शब्द थे। ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या भारत सरकार की नीतियों की हो, जम्मू संभाग से 370 और 35 से पहले आता होता आ रहा जो अन्याय था वो तो निरंतर चला आ रहा है। जिस तरीके की सोच लीडरशिप को लेके जम्मू संभाग के लोगों की बनी है, जिस तरीके का क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक भाजपा पार्टी का हो रहा है, जी, मुझे लगता है कि उससे अनभिज्ञ होके इस तरीके की जोशीला भाषण देने का प्रयास वो केवल मात्र था, जो सच्चाई से कोसों दूर था। और बहुत ही अजीब लगा हमें कि जहाँ पे एक पुंछ सुरनकोट में एक नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से एक इम्पॉर्टेंट परिस्थिति बनी हुई है, उसे उसके ऊपर कुछ ना बोलना, जम्मू संभाग से हो रहे अन्याय के ऊपर कुछ ना बोलना, जम्मू संभाग में या कश्मीर में जो माइनॉरिटी टारगेट किलिंग्स हुई उस संदर्भ में कोई बात ना कहना, समस्या के असल कारणों पे कोई डिटेल्ड एक चित्रण ना पेश करना, सिर्फ डेवलपमेंट और गवर्नेंस के उन इश्यूज के बारे में बात करना जिनसे इनका ना डायरेक्टली कोई संबंध है। जैसे एम्स तो बड़ी पहले सैंक्शन हुआ और फिर जम्मू ने तो एजिटेशन करनी पड़ी, पूरी मूवमेंट करनी पड़ी, जिसके बाद ये बन पाया। वैसी चीज़ों की बातें करना और क्रेडिट लेने की कोशिश करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स का जिसका आम जनता से दिन प्रतिदिन कोई अधिक लेना देना नहीं है और बहुत प्रेसिंग प्रॉब्लम्स जम्मू की जनता जो फेस कर रही है उसके ऊपर कोई बात ना करना, एक बहुत कैजुअल एटीट्यूड जो अदरवाइज भी सरकार का आपको देखने को इस समय मिल रहा है, उसी का एक परिचायक है। और कोई आशा की किरण नज़र आती नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि सन 2022 यानी अगले साल तक करीब 22,000 करोड़ का विनिवेश होगा, बाहर के लोग आके करेंगे और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पे आप कितना यकीन करते हैं इनके पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो यकीन करने की बात तो छोड़िए, ये बात भी हास्यास्पद लगती है। जो डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं बाहर के लोगों को यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, उसके लिए तो आपको सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी। कोई व्यक्ति अगर चाहे भी कि मैं जम्मू कश्मीर में आके कुछ करना चाहता हूँ, तो जिस तरीके का तंत्र, जिस तरीके की ब्यूरोक्रेसी, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जिस तरीके की और तमाम नीतियाँ जम्मू कश्मीर में हैं, आपको तो मैं क्या बताऊँगा, बहुत देर से पत्रकारिता में है, ऐसे हज़ारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स तो आप हर साल सुनते आए होंगे। तो देखिए, जहाँ पे डोमिसाइल लॉ है, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी डिस्करेजमेंट है टू द पीपल जो बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या उन लोगों के लिए जो एक ह्यूमन रिसोर्स है और यहाँ पे आके उन इन्वेस्टमेंट्स को बनाने का काम करेंगे, तो चीज़ें, परिस्थितियाँ सामने हैं। मतलब मैंने जैसा बताया, ये हास्यास्पद है। ग्राउंड पे जब तक ट्रांसलेट नहीं होता तब तक इस चीज़ का क्रेडिट लेना है, इसके ऊपर बहुत असर्टिवली या डिसाइसिवली बात करना। मैंने इसलिए बात कही है ये वाली, क्योंकि अभी भी अगर अगर आप कागजात जमीन लेने जाते हैं, देने बेचने जाते हैं, तो बिना स्टेट सब्जेक्ट के वो चीज़ें अमल में नहीं आती। तो फिर ये डोमिसाइल का ये क्या फन है? डोमिसाइल बेस पे कैसे हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट लगा के कोई यहाँ आएगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी भी दो कानून चल रहे हैं, एक लिखित और एक अलिखित, एक रिटन और एक अनरिटन। रिटन कानून दुनिया को दिखाने के लिए ये है कि 370 और 35 के खात्मे के बाद का ये नया जम्मू कश्मीर है, और अनरिटन में वही है जो 370 और 35 से पहले होता था। स्टेट सब्जेक्ट इस समय अस्तित्व में नहीं है। कोई भी अधिकारी स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट की डिमांड तक नहीं कर सकता अगर किसी ने जमीन वगैरह खरीदनी है। लेकिन आप जाइए किसी भी दफ्तर में बिना स्टेट सब्जेक्ट के, तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे।
आप और सरकारी नौकरियों के संदर्भ में भी चीजें देख ले, किसी न किसी तरीके के इम्पेडिमेंट्स ये बना के रखेंगे। और केंद्र सरकार ने भी वही नीति तय कर ली है कि इस तरीके की समस्याओं से निजात नहीं दिलवानी है, क्योंकि कश्मीरी इस्लामिस्ट इस्टेब्लिशमेंट को ये भरोसा देना है अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते कि बेशक हमने दिखाने के लिए 370 और 35 से खत्म कर दिया, सिस्टम अभी भी पुराना ही है, पहले के हिसाब से ही चीजें चलेंगी। तो ये मौकरी है एक मायने में, ये मौकरी है। और अगर आप इसे जोड़ के देख लें 2011 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाने के निर्णय से, तो आपको पूरी क्लिक पिक्चर बिल्कुल सामने नजर आ जाएगी कि ये गलत चीज आधार पे जम्मू से पुनः अन्याय करके पावर जो है वो कश्मीर को देना चाहते हैं। 1 साल से यूटी बनी है, 1 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोई सामने तो नजर नहीं आई। कितने बाहर के जो बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं जम्मू में आई हैं, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे अभी तक भी आ पाई हो। देखिए एब्सोल्युटली जो दिखता है वही तो सच्चाई है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर वो आपको बनता हुआ दिखेगा, लोग उसमें रोजगार लेते हुए नजर आएंगे, तभी तो वो एक्चुअल एक तरक्की है, डेवलपमेंट है, या आपके क्लेम्स को सब्सटेंशिएट करने वाली बात है। यहाँ पे जमीन पे कुछ दिखता नहीं है, और ये कोई नया इतिहास नहीं है। इसे कठुआ देखिए, जम्मू का देख लीजिए, बड़ी ब्राह्मण, यहाँ 80% से अधिक इंडस्ट्री तो बाहर के ही लोगों की है। तो यानी आडंबर बनाना और ग्राउंड पे कुछ ना होना, मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडिस्ट है। मुझे लगता है कि इस प्रोपेगेंडिस्ट अप्रोच से सरकारों को बाहर आना चाहिए। सीरियस पॉलिटिक्स और सीरियस गवर्नेंस उसकी बात करनी चाहिए, जो तभी संभव हो सकती है अगर आप अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को, पूरे पॉलिटिकल सेटअप को, पूरे डिलीवरी पब्लिक सर्विसेज और गुड्स के डिलीवरी मैकेनिज्म को बिल्कुल एक रिफॉर्म के जरिए, रेडिकल चेंजेस के जरिए अप टू डेट कर देंगे, जिसमें आप बहुत स्लो, जिसमें आपकी मंशा कोई नजर आती हुई दिखती नहीं। इसलिए ये सब तमाम तरीके के फेलियर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ना इंट्रोड्यूस करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना इंट्रोड्यूस करना, ऐसे कानून बनाना जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट के लिए इम्पेडिमेंट का, रोड ब्लॉक्स का, स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, ये साबित करते हैं कि यहाँ पे फिर कुछ बदलने वाला नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जम्मू संभाग एक नए पॉलिटिकल व्हीकल के जरिए अपने भविष्य की कमान अपने हाथ में ले, और वही कमान हाथ में लेने का काम जम्मू के लोगों के मैंडेट पे एकजुट करने का काम इस पर भी हम सवाल करेंगे। एक आज इत्तेफाकन आज एक सेशन डे है, सबको मालूम है, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के पूरे देश के लोग मालूम है कि जब विपक्ष में थी बीजेपी तो उनका कहना था कि हम सत्ता में आएंगे तो महाराजा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या नौकरशाही आड़े आ रही है, या कोई वजह है कि अब तक क्यों नहीं डिक्लेयर की महाराजा साहब की छुट्टी? देखिए, जब कोई भी राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन या सरकार, वो पॉलिटिशियन जो पावर में है, ये कहता है कि नौकरशाही आड़े आ रही है, तो इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। आपने काम करने के लिए जिन लोगों को रखा है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हु रिपोर्ट टू यू, जिनका डिसीजन मेकिंग में कोई वीटो नहीं है, हिस्सेदारी हो सकती है कि ओपिनियंस देने हैं, बात बतानी है, लेकिन वीटो नहीं है, तो मुझे लगता है कि झूठ बोलने का ही काम कर रहा है। अगेन ये कश्मीरी इस्लामिस्ट मुस्लिम अपीजमेंट जो न केवल इस विषय से भी जुड़ी हुई है बल्कि और विषयों से भी जुड़ी हुई है, इससे प्रमाणित होती है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह ही मुस्लिम अपीजमेंट में पड़ी है। महाराजा की छुट्टी देने का सीधा सीधा मतलब है कश्मीर को नाराज करना, और इस समय सरकार का नारा यह है कि कश्मीर को अपने साथ जोड़ना। इस समय सरकार का नारा यह है कि वहां से कम 20-25 सीटें भाजपा ने लेके आनी है। तो वो कैसे इस तरीके का फैसला ले ले जिससे कश्मीरी नाराज हो जाए? अपने लोग तो उन्होंने कहा ये तो फॉर ग्रांटेड है ही, ये तो साथ में है ही, अपने लोगों पे लांछन कसते हैं कि इनके पास ऑप्शन ही क्या है, आपके पास चारा ही क्या है हमें वोट देने के अलावा, तो ये तो है ही। भाई उन्हें खुश करना है, उन्हें खुश करने के लिए इनका अगर कोई भला कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जम्मू प्रोविंस के लिए एक बहुत खतरनाक परिस्थिति बन गई है। पहले उम्मीद थी कि भाजपा 2014 के बाद इसे हम अपना मैंडेट देंगे, इसे हम अपना वोट देंगे तो ये जम्मू की बात करेगी। अब भाजपा ने क्लियरली ये दिखा दिया है कि उसे कश्मीर में जाके अपना झंडा गाड़ना है, वहां पे किला अपना निर्माण करना है, और उस निर्माण के चलते जम्मू का अगर इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता भी है तो हम करेंगे, और लगातार कर रहे हैं। तो कांग्रेस और भाजपा में आज की डेट में कोई फर्क नहीं है।
हम तो यही कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। एक और सिक्के के कुछ- दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। सेक्युलरिज्म जिस तरीके से कांग्रेस प्रैक्टिस करती थी, वो कारण जो कांग्रेस देती थी कि क्यों हमें अपीजमेंट करनी पड़ती है, एग्जैक्टली सिमिलर रीजंस जो है वो बीजेपी भी साइड कर रही है, एग्जैक्टली सेम पॉलिसी पैराडाइम को लेके आगे चल रही है। अंकुश जी, जैसा आपने कहा कि जब तक जम्मू संभाग में कुछ ऐसा नहीं होगा, एकजुट होंगे। एकजुट में आपकी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, एकजुट की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है जम्मू के अंदर, जितने जम्मू के जो जम्मू की बात करते हैं कि जम्मू को इकट्ठा करना चाहते हैं, जम्मू के लिए कुछ करना चाहते हैं, सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग में अपना एक झंडे के नीचे सब इकट्ठे नहीं होना चाहते। किस तरह आप अकेले इन सब को लेके चलते? तो देखिए, हम तो बहुत ओपन है, हमने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा कि सभी को इकट्ठे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इकट्ठे होना कोई एक सिंगल डे इवेंट नहीं है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस के जरिए, क्योंकि इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस क्या क्या है अलग। देखिए, मैं कह सकता हूं कि जम्मू संभाग को अलग स्टेट बनाना चाहिए, और कोई दूसरा व्यक्ति भी कह सकता है कि जम्मू संभाग को अलग स्टेट बनाना चाहिए। कारण दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है वो कारण एक दूसरे से दूरियां बना के रखने का, क्योंकि जब तक देखिए अगर सपोज जो जिन कारणों से आप समझते हैं इकट्ठे काम करना भी मुश्किल होता है, और उस पर समता बन भी जाती है, क्योंकि बिगर इंटरेस्ट अधिक इंपॉर्टेंट है। कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज करने की भी आपको जरूरत पड़ती है अपने ही लोगों के साथ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए हम शुरू से ही तैयार हैं। खुले मन से हम आपके माध्यम से भी न्योता देते हैं कि वो लोग को अलग स्टेट बनाने के लिए संघर्षरत हैं, जो ये समझते हैं कि अब कश्मीर की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिल्ली से आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जम्मू की बात होगी, और जम्मू के बाद केवल जम्मू के लोग करेंगे। यूपी बिहार से आके यहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं देगा, तमिलनाडु केरला से ऑप्शन नहीं देगा। हम अपनी जिम्मेवारी उठाएंगे कि जम्मू संभाग के लोगों को विकल्प देना है। तो मुझे लगता है कि फिर आगे चीजें बढ़ पाएंगी। क्या आपको लगता नहीं है, हालांकि पिछले दिनों हम आदर्श जी ने हमने इंटरव्यू किया था चौलाल से, सवाल किया था कि माइंडेड अगर लोग एकजुट हो जाएं तो क्या कहना, जवाब मैं चाहता हूँ सब लोग एकजुट हो, लेकिन इन बिटवीन जो डेवलपमेंट देवेंद्र सिंह राणा को लेकर हुई, जो बोलते रहे जम्मू जम्मू जम्मू, मतलब लोग एक मायने में इमोशनल थे बड़े राणा के प्रति कि राणा शायद इसका नेतृत्व करेंगे आगे जाके, जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे थे, जम्मू डिक्लेरेशन, जम्मू लोगों इकट्ठा होना चाहिए, डोगरे इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन अचानक वो भाजपा की गंगा में तो लगता है कि उस आंदोलन को या उसको उन कोशिशों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा धक्का लगा है। देखिए, निजी फायदों के कारण जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसका फायदा निजी तौर पे ही हो सकता है। जहां समाज की बात करनी है, जहां कौम की बात करनी है, राष्ट्र की बात करनी है, जम्मू संभाग की बात करनी है, तो मुझे लगता है बिगर गोल्स आपको सेट करने पड़ते हैं। कोई अगर आधार बना रहा हो एक पॉलिटिकल टर्न कोड यहाँ से वहां छलांग मारने के लिए, तो उससे लोग अगर समझ बैठे कि शायद ये हमारे लोगों की या राष्ट्र की बात करने की बात है, तो वो गलतफहमी थोड़ी देर तक हो सकती है। मुझे लगता है कि समय रहते वो गलतफहमी खत्म हो गई। और जहां तक जम्मू को इकट्ठे करने की बात है, भाजपा की जम्मू डिक्लेरेशन जो है उसमें इकट्ठे करने की बात तो कहीं नहीं है। इसे तो जम्मू संभाग को सब रीजन्स पे डिवाइड करने की बात है। देखिए, इनकी जो परिकल्पना जम्मू डिक्लेरेशन की है वो तो जम्मू संभाग को तोड़ने की है, ट्राइफर्केशन की है, अंदरूनी तौर पे मुस्लिम आइडेंटिटी पे और फॉल्स मुस्लिम आइडेंटिटी पे, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के प्लान को, डिक्सन प्लान को यहाँ पे कैटपल्ट करके उस तरीके से जम्मू संभाग और उसको जम्मू डिक्लेरेशन से जोड़ने का ये काम करते हैं। ये तो कतई हमें मंजूर नहीं है। मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जम्मू संभाग में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वो एक कम्युनल कंस्ट्रक्ट होगा, और फिर झूठ के आधार पे आप आइडेंटिटीज बनाएं। चिनाब जो एक रिवर है, एक दरिया है, आप कहें चिनाब एक वैली है, आप पहाड़ी क्षेत्र जो कठुआ में भी है, बसोली में भी है, बनी में भी है, उसे छोड़ दें क्योंकि वहां हिंदू बहुल है, और आप पीर पंजाल को एक पहाड़ी क्षेत्र कह के उसे डिस्टिंक्ट एंटिटी देने की कोशिश करें क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है, तो कैसे इस तरीके से ये चीजें एक्सेप्टेबल हो पाएंगी? और ये तो पाकिस्तान आईएसआई द्वारा प्रायोजित सोच है, उनके द्वारा डेवलप्ड ये आपको सोच लगता नहीं ये विडंबना है कि ये जो टर्मिनोलॉजी नहीं दी गई, पीर पंजाल और चिनाब वैली, ये कश्मीरी आवाम सबसे बड़ी नेताओं बात ने है दी, ऑफिशियल कर दी अब इन्होंने। लेकिन भाजपा नेता ने भी अपनी जब सरकार में थे वो भी इसी तरह की भाषा बोलते रहे। तो देखिए, मंत्री जो मैं तो देखिए, डिक्सन प्लान अगर आप पढ़ें, काटवारी फार्मूला अगर आप पढ़ें, और शेख अब्दुल्ला का ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला अगर पढ़ें,
तो शेख अब्दुल्ला ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के माध्यम से ये कहना चाहते थे कि कश्मीर संभाग पूरा और जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, इनकी कंसोलिडेशन होनी चाहिए। तो उसकी कंसोलिडेशन में पहला ये तरीका था कि कम से कम एक आइडेंटिटी आप क्रिएट करें, जिस आइडेंटिटी के आधार पे ये जुड़े। तो इन्होंने यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू की, जिसे डिक्सन फार्मूला के तहत उसे अंजाम देने के लिए करना जरूरी था ग्रेटर मुस्लिम। विडंबना ये है कि एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी और पीडीपी ने इसी आइडियोलॉजी पे, इसी टर्मिनोलॉजी पे मोहर लगाई और अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में ये फॉल्स मुस्लिम आइडेंटिटीज इस्तेमाल करना शुरू की। और अब जम्मू डिक्लेरेशन जिस तरीके से दिल्ली वालों ने मानी, इसीलिए ओएनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट इसमें आए, और भाजपा भी ऐसी ही अटरेंसेस करती है और अपने वक्तव्यों में चिनाब वैली और पीर पंचाल इस शब्दावली का प्रयोग करती है। ये साबित करता है कि ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान, देखिए, अपीजमेंट के चलते चलते आप क्या सीमा लांघ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सीमा लांघ चुके हैं और अभी भी वापस मुड़ने का कोई आपको सामने कुछ नज़ारा दिखता नहीं है। तो इसीलिए जम्मू डिक्लेरेशन और इसे ऑफिशियली, इन टर्मिनोलॉजीज को ऑफिशियली अडॉप्ट करना, उन्हें इस्तेमाल करना इज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पीपल ऑफ जम्मू। यही सब कारण है, इसके अलावा और भी कारण है, लेकिन यही सब कारण है जिन कारणों को देखते हुए हमें लगा कि जम्मू संभाग को बचाने के लिए जम्मू के लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। दिल्ली की स्टेट पैराडाइम, वो कांग्रेस ने भी वही अडॉप्ट की, कांग्रेस ने तो बनाई, अब भाजपा ने भी उसे अडॉप्ट किया, जो जम्मू के अगेंस्ट है, जो जम्मू को सेकेंड ऑर्डर, एनस्लेव्ड, कॉलोनाइज्ड, सब्जुगेटेड उस फ्रेमवर्क में रखती है। तो जम्मू संभाग के लोग ये गुलामी तो नहीं सह सकते। अब जम्मू संभाग के लोगों को ये चेतना आ भी रही है, और जिनको नहीं आई है उनको आनी भी चाहिए, कि अपनी लिबरेशन की लड़ाई, अपनी एम्पावरमेंट की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिनके भरोसे आपने ये लड़ाई छोड़ी है उनकी सोच कुछ और है। पिछले 6-7 वर्षों में भी अगर हमें यह समझ नहीं आया तो मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्य होगा। इसी सब के चलते वो लोग जिन्होंने जम्मू संभाग की पॉलिटिकल लिबरेशन और एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी ली है, मुझे लगता है कि उन सबको इकट्ठे होना चाहिए। और अगर वो इकट्ठे ना भी हो तो मुझे लगता है कि उन लोगों को, पूरे जम्मू संभाग के लोगों को अपने लिए एक ऐसे पॉलिटिकल व्हीकल का समर्थन करना चाहिए जो इन विषयों पे बात कर रहा है, जो पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं कर रहा है, जो कह रहा है कि अगर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या जिहाद जेएंडके में समस्या है तो उसके साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ मुसलमान को भी खड़ा होना चाहिए। हम कोई कम्युनल बात नहीं कर रहे हैं, कट्टरपंथ के खिलाफ, कट्टरपंथ के खिलाफ। जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, यहाँ पे पाकिस्तान और आईएसआई और सेसेशनिज्म ये रियलिटीज है। यहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जिहाद एक रियलिटी है। यहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार जो जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुआ 90s में और अर्ली 2000 में, और कश्मीर में तो हुआ है, वो एक सच्चाई है। ये इश्यूज है। यहाँ पे लैंड जिहाद एक सच्चाई है, यहाँ पे डेमोग्राफिक असॉल्ट एक सच्चाई है। बहुत कम समय में एक जगह की डेमोग्राफी को बदल देना, उसके अस्तित्व को खतरे में डाल देना, ये एक सच्चाई है। और सब कुछ हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से, यानी चीफ मिनिस्टर्स ने किया, विधानसभा में कानून बना के किया गया। तो मुझे लगता है कि ये सब इश्यूज जो हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए जो लोग इन इश्यूज पे लड़ रहे हैं, जो एक्चुअल इश्यूज है, रियल इश्यूज है आपके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के, भाई करप्शन फ्री सोसाइटी आपको वो सरकार दे देगी तो वो लेके आप क्या करोगे अगर उसके बाद आपका कत्लेआम हो जाए, आपको यहां से भगा दिया जाए, आपका कुछ बचे ना। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स पे, सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज पे जम्मू की लड़ाई आगे लड़ी जानी। जी अंकुश जी, जिस तरह से उन्होंने दावा किया है कि 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे, कश्मीर के ऊपर इनकी निगाह ज़्यादा जाती, लेकिन परसों जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद कश्मीर के अंदर, और सबसे बड़ी बात है जम्मू के अंदर भी जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए, आतिशबाजी की, वो क्या दर्शाते हैं? ये देखिए, वो यही दर्शाता है कि भारत के चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज हों, वो जम्मू कश्मीर को लेके झूठ बोलती है। और ये ऊपर वाले की कृपा है कि इनके झूठ की पोल साथ ही साथ खुलती रहती है। यू हैव अ डिफेंस मिनिस्टर जो कहता है कि टेररिज्म जेएंडके में लास्ट लेग में। यू हैव अ होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि भाई ये तो अभी 10-12 आतंकवादी ही बचे हैं, या मतलब एक संख्या देते हैं, या टेररिज्म अंडर कंट्रोल है। तो साथ ही साथ इनकी झूठ की पोल खुलती है। मुझे लगता है कि लोगों को एनालाइज करने की जरूरत है। पीपल शुड सी कि व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में हालात नहीं सुधर सकते क्योंकि भारत सरकार ने यह तय किया है कि जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना है।
370 और 35A के बाद खात्मा करने के बाद उस एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके नहीं जाना है। पुराना सिस्टम ही खड़ा करना है, दिखाने के लिए दुनिया को, देश को कि 370 तोड़ दिया, उतना ही काम करना है। सत्ता में भी उन्हीं को लाना है जिनके अन्याय के विरुद्ध जम्मू ने भी लड़ाई लड़ी, इन्होंने भी चुनाव जीता। आप ये बताएं, तो इसीलिए परिस्थिति कभी जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं हो सकती जब तक एक फंडामेंटल लेवल पे पॉलिसी चेंज ना हो और जम्मू संभाग को जब तक पॉलिटिकली एम्पावर ना किया जाए। देखिए, जब तक भारत की राज सत्ता जम्मू कश्मीर में प्रो सेपरेटिस्ट, हाफ सेपरेटिस्ट, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती, लोन्स जो प्रो सेपरेटिस्ट है, जो सेपरेटिज्म लेकिन उनके साथ सरकार बनाते हैं, उनके साथ सरकार बनाते, जब तक उन्हीं को मेन स्ट्रीम मान के गलत आधार पर सत्ता उन्हीं को सौंपने का काम करेगी, तब तक समस्या का निवारण नहीं हो सकता। यही समस्या है जो जम्मू संभाग के लोगों को झकझोरती है। नहीं, जम्मू संभाग के लोगों को कौन आकर जागरूक करेगा? ये तमाम परिस्थितियों से, तमाम तरह के खेलों से हम जिम्मेवारी लेते हैं, ये जिम्मेवारी लेने की बात है। देखिए, जम्मू संभाग की लीडरशिप अज्यूम करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की काम है। निजी फायदों के लिए आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं, आपके बहुत निजी फायदे हो जाएंगे, आपके आर्थिक तौर पे आपको बहुत सारी तरीके की मदद मिल जाएगी। एकजुट जम्मू ने ये जिम्मेवारी ली है। आप मुझे बताइए, डेमोग्राफिक असॉल्ट या लैंड जिहाद केवल एकजुट जम्मू का पर्सनल मुद्दा रहा है? इसके ऊपर कोई और पॉलिटिकल पार्टी या वो लोग जो जम्मू संभाग को अलग स्टेट बनाने की बात भी करते हैं, वो भी नहीं करते। जम्मू कश्मीर में रह रही जो माइनॉरिटीज हैं, नॉन मुस्लिम्स जो हैं, उनके माइनॉरिटी राइट्स की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। मुसलमानों के माइनॉरिटी राइट्स बंद किए जाने चाहिए क्योंकि वो मेजॉरिटी में और कानून के विरुद्ध है। इस चीज को लेकर एकजुट जम्मू लड़ रहा है, पिछले कई वर्षों से लड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस बात का ज्ञान लोगों को नहीं है, नेशनल मीडिया से लेकर लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये सब चीजें चलती आई हैं। कश्मीरी हेजुमनी के खिलाफ, कश्मीरी इंपीरियलिज्म के खिलाफ, और एक कॉलोनाइज्ड जो सिस्टम बनाया जिसमें जम्मू को हर तरीके से चूसा जाता है, एम्प्लॉयमेंट डिनाई करके, टूरिस्ट एरियाज की डेवलपमेंट ना करके, उन सब चीजों के खिलाफ एकजुट जम्मू लड़ाई लड़ रहा है। अब मुझे लगता है कि लोगों में आहिस्ता आहिस्ता जागरूकता आ रही है और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि इन्हीं हमारी एक्टिविटीज के कारण, जो पॉलिटिकली करेक्ट एक्टिविटीज नहीं है बल्कि सही दिशा में उठाए हुए कदम है, एकजुट जम्मू का बहुत कम समय में जम्मू के 10 जिलों में विस्तार भी बहुत तेजी से हुआ। मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से रही है, आने वाले समय में बहुत सशक्त विकल्प के तौर पर जम्मू संभाग में आएंगे। और अगली उसके लिए बहुत जरूरी है कि विधानसभा में आपका जैसा इशारा किया है, तो क्या एकजुट जम्मू और कश्मीर, आपने सरकार बनानी जम्मू कश्मीर में, जम्मू तो अभी हमारी स्टेट नहीं है कोई, जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी के बाद हमें जैसे उन्होंने कहा स्टेटहुड देंगे आपको, वापस करेंगे, तो जम्मू कश्मीर स्टेट, क्या कश्मीर के अंदर भी आपके कैंडिडेट्स होंगे या वहां किसी के साथ समझौता किया? कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ना ही कैंडिडेट किसी एक ऐसा तो हम विधानसभा में क्या करेंगे, ऑब्वियसली जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की आवाज वहां उठाएंगे और फिर जब जम्मू की जनता का मैंडेट होगा, हर उस तरीके से जम्मू को अलग करवाएंगे जो तरीका जरूरी है किसी भी एरिया को अलग करवाने के लिए। उसमें चाहे जोर लगाने की आवश्यकता हो, मूवमेंट करने की आवश्यकता हो, या इन्हें कान से पकड़ के खींचने की आवश्यकता हो। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में जाके हमारी जो अदरवाइज सिस्टम से बाहर रह अगर हमें जो दल इस डिमांड के समर्थन में ना हो, इवन फॉर टैक्टिकल रीजंस, क्योंकि बिगर गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्यों उनको समर्थन देंगे? हम स्टेट को अलग बना के यहाँ पे एकजुट जम्मू की सरकार बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, उसी की कैबिनेट बनाएंगे। हम छोटी गेम में क्यों पड़े अपने निजी स्वार्थों के लिए? और जब हमारा संघर्ष रहा है बिगर गोल्स को रख के,
हम तो ग्लोबल जिहाद की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को हम एक जियोपॉलिटिकल रीजन समझते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से कितनी ही मेरी स्पीचेस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज का प्रोजेक्ट क्या है, इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन का प्रोजेक्ट क्या है, उसमें इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर हो चुका है, इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू चल रहा है। तो ये इस सोच को लेके कि सीटों का जोड़तोड़ वोड़तोड़, वैसी तो हमारी पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी रही नहीं। और आप जिस तरीके से राजनीति में आते हैं, जिस तरीके से शिखर पे पहुंचते हैं, जो संघर्ष करके शिखर से पहुंचते हैं, मुझे लगता है कि आपके निर्णयों को वो सब चीजें अफेक्ट करती हैं, डिफाइन करती हैं। और अगर आप पीछे की हमारी ये पॉलिटिकल जर्नी सारी देखें तो यू विल सी कि वी आर फाइटिंग अ बैटल फॉर द नेशन इन जम्मू। अंकुश, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि 10 या 12 जिलों को लेकर जम्मू में कोई भी पार्टी सरकार बना सकेगी? नहीं बना सकेगी तो, लेकिन जम्मू अकेला बंद किया है। ऐसा तो नहीं कहीं एकजुट जम्मू भाजपा के साथ गलबैया डाले तो दिखाई दे? देखिए, मुझे लगता है ये सवाल बेमानी हो जाता है जब आप ये जम्मू का अस्तित्व जिन विषयों पे है वो जम्मू संभाग के अस्तित्व के विषय हैं। आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व से समझौता करके अपना वे में इंटरनल जो जेनोसाइडल प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको लेके एकजुट जम्मू के अलावा और कौन लड़ाई लड़ रहा है, आप बताइए। ठीक, बिल्कुल। अंकुश जी, हमारे सवालों का बेबाक जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।